रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 9 शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता था कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया, मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपने विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ, यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसों की बात आती है तो अगर आप संकल्प कर ले तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदे को खोजने के लिए हम में फाइनेंशियल प्रतिभा होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे की मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशनल सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलताओं के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो, और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज़्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूँ। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिन पर मैं चला हूँ। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। आपकी फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख सकती। और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको नीचे दिए 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वे हाँ कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर टेकरियां भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वह 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी नहीं करती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम पर ज़्यादा ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अंतिम मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इसका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ ही सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने कैरियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे लिए फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात।
मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और ज़िंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं अब इच्छाओं की बात। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और ज़िंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण हैं। आपके पास क्या कारण हैं? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं हैं तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारण पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 24 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सिखाने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण के या लक्ष्य के ज़िंदगी हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत, यह मुख्य कारण होता है। जो लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं, हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो वह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय बनने का विकल्प चुनेंगे। हमारे खर्च करने की आदतें बताते हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व में फ़र्क समझाते थे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना है कि संपत्तियों और असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाए सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है। तो वे इस तरह की कहावतें ईजाद कर लेते हैं, पैसे में मेरे कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती हैं। इन वक्तव्य के साथ समस्या यह है कि यह बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो समय, जो आपकी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है, और दूसरी शिक्षा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप किस कारण नहीं सीख पाए। परंतु यह विकल्प हम हर रोज़ चुनते हैं। यह विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं। ये यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर रोज़ चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है वह है आपका दिमाग, जो आपका शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देखते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में अपना ज्ञान हासिल करने के लिए जरा भी निवेश नहीं करते। मेरी एक मित्र हैं जो एक अमीर महिला हैं। अभी हाल ही में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और VCR ले गए और किताबों जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हों, क्योंकि मैं विषय को पूरी तरह से डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा ना होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे लिए इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसने मुझे नया जीवन मिला। मुझे ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ, कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी
बदल गई। छठी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वह बात क्यों कही थी। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि हमारे समय में के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उसके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समस्या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय दो विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरेंस। मेरे पास उनकी वृहद मानसिक ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्राय कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ सकती हैं। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तक कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या जरूरत। वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं, अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है। इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनके हठ धर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह नहीं दिए होते। वास्तव में लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों को और संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने की बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज़्यादातर लॉटरी खेलने वालों की या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपने सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते, जो उनका दिमाग है। केवल एक या दो घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता सकता हूँ कि अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनना। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे भी जिन्होंने हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र में उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपके एक अंतर बताना चाहता हूँ। मैंने यह पाया कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा यह मतलब नहीं कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया, परंतु वे उनसे दो में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद मांगने आए: कर्ज या नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, परंतु वे ज़िंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप सीएनबीसी देखते हैं तो निवेश की सूचना देने वाले सोने की खदान तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है।
एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे, आप दिमाग को खुला रखेंगे क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसने अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार को 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा था और वह अब भी 6% ब्याज ही ले रहा था। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर आप मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी हो तो ज़्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसे हम तैरने वालों से कहा जाता है, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं या किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और वे खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ में झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं और बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें यह इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है। यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं और प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं। मैं यह नहीं कर सकता कि इसे गैरकानूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह जान जरूर कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी ज़्यादा मिलेगी आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि है। किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में क्यों ना हो। यही पैसा बनाने में भी सही है। इसलिए धन को अक्सर डॉग भी कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत की दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए, जैसे एक स्कूल टीचर। शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसों की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फॉर्मूला होता है जो उन्हें स्कूल में सीखा होता है, और वह फार्मूला था पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक का बैलेंस करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फार्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर सकते हैं उन्हें आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले में बदला कर लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने सप्ताह के एक क्लास में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोज को खरीदें। मैंने यह फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था इस सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजेस को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फार्मूले में कई करोड़ों डॉलर बनाए, परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मूला है। फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फार्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैंने इस दूसरे फार्मूले की खोज करने लगा। कई शिक्षाओं में मुझे ही कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया जो केवल डेरिवेटिव्स सौदेबाजी के लिए आयोजित की गई थी और वस्तुओं के ऑप्शन सौदेबाजी के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी मैं गया।
मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर गया हूँ और एक ऐसे कमरे में था जहाँ परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस की विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और समुदाय कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या प्रारंभिक निवेश को खरीदने के तरीके पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में ज़्यादा कमाता हूँ, उतना कमाने के कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेज़ी में बदल रही दुनिया, आप कितना जानते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्व यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं, यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज़ फॉर्मूले ढूंढने में यह बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला हो गया जो गुफा मानव के ज़माने से पैदा हुआ था। खुद को सबसे पहले वेतन दें। फॉर्मूला नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत, अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इससे पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आप खुद पर काबू करना। इस बात का कोई मतलब नहीं कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्दी ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी का कारण है। यह खुद पर अनुशासन की कमी है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं और विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषज्ञता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से मौजूद ना हो तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है: अमीर, गरीब और मध्यवर्गीय। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है या जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिसमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यवसाय कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं: कैश फ्लो का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट और व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि ये 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं: व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर में या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने में बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत का हल्के पल में नहीं लेता। जॉर्ज क्लॉसन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में खुद की सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक में करोड़ों की प्रतियां बिक चुकी हैं, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, परंतु बहुत कम लोग इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देती है। किसी आदमी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत के राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसका पालन नहीं करते। एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। एक बार फिर से हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं। चित्र को अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कैश फ्लो की समझ नहीं है जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले कुछ पृष्ठों पर दिया गया चित्र उस व्यक्ति के काम को दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्च का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लसन की पुस्तक पढ़ी और खुद को सबसे पहले भुगतान करे का सिद्धांत समझाया, परंतु हकीकत में खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल का भुगतान ना करें। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। और पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र इसी सिद्धांत को सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। मेरी पत्नी और मेरे पास कई
बुककीपर, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स हैं, जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दें सिद्धांत की बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह था कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते थे जो जनता करती थी, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते थे। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते थे। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल्स से काफ़ी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहनशक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्दा भी कह सकते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते। एक सेल्स क्लर्क आता है, आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है कि आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हों, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट ऑफ द रिच मैन का वीडियो देखा है, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नेवदा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूं तो सरकार इसे ले लेती है। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु इसमें इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा हैं, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारी को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन बिल्स ही बचा कर रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं कर्ज देने वाले और सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊँ और ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, उस पैसे को निवेश करता हूँ और कर्ज देने वाले को चीखने देता हूँ। मैं वैसे आम तौर पर सही समय पर भुगतान कर देता हूँ। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके लिए अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, ऐसे बड़े कर्ज में ना फंसें जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्च को सीमित रखें, अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च ना करें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आप फाइनेंशियल बुद्धि में भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भत्ती में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि यह कठोर ज्ञान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद ना करते हों तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाएं और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। यह नियम आत्म-बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसा देने के बाद भूखे मरो। ज़िंदगी मौज-मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं।
आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं, और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं, माल मालिक बेचना चाहता है। या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अम्मी डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया। वे इस बात पर भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल को अच्छा भुगतान किया जाए, और मैंने भी उसी सिद्धांत का अपनाया। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि और मेरा अगर और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए, और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा लेता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आम तौर पर मतलब होता है कि मैंने खुद भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैं खाली ज़मीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदता और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैंने अपने लिए जल्दी कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके लिए बाजार की आंख और कान हैं। वे हर रोज़ वहाँ होते हैं और इसलिए मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं होती। मैं उनके बजाय गोल्फ खेल सकता हूँ। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसे कमाने या अपने अंतरंग लोगों की साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्य वर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं, और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होती। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है, और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी यही सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परिकथा की तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चुनते हैं, परंतु कहावत याद रखिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो पहले यह पता करना कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वह कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी या मेरे अकाउंटेंट्स के बारे में। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट थी जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था, परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे? यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में अधीनस्थ। कई दोयम दर्जे के मैनेजर से बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वह यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, परंतु वे नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे किया जाता है। असली दक्षता है कि किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आपके पास भी होना चाहिए, और यह फाइनेंशियल समझदारी है। इंडियन दाता बने। यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका के गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियन की संस्कृति पर से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी गोरे आदमी को ठंड लगती है तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था।
इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ, एक छोटी संस्कृति नासमझी के कारण। संपत्ति कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है कि मेरा पैसा मुझे कितना जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीने में इसे वोकेशनल रेंटर के रूप में इस्तेमाल करती है, जब प्रवासी एरिज़ोना में आते हैं, और इसे 4 महीने के लिए $2500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीने में इसका किराया केवल $1000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यानी स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्राय मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसे लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से यह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेज़ी आ जाएगी, और जैसा कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूं, जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं। फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूं, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार हूं। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है, और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूं जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिली है। यह सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसा खोया भी था, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल सकता हूं जितना का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं। मैं यह कहूंगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या तो 3 साल में बहुत फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती और 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ। परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं, वो अपने पैसों को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकालीन में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और ज़्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिए करते थे, परंतु आजकल ऐसी ही बिरले हैं। मेरे हर निवेश पर एक ना चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, मैं इनसे नहीं जाना चाहूँगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ होने वाले रियल एस्टेट फ्री में मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती हैं। केंद्रित करने की शक्ति। मेरा एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था। उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया था। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसने अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नगद कार खरीदना चाहता था। ऐसे ही समय में उसके डैडी ने मुझे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं, मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वह तुरंत घर की तरफ चला गया। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसों के बजाय मेरे पैसों का उपयोग करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। मैंने अपने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी थी। शर्त क्या थी? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्य फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्य दिलवा दी और स्टॉक मार्केट में पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। और फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, परंतु वह इन्हें सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार
वह इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, इसके परिणाम क्या निकले? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे वाली सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वह 2000 घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी गई सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं और वह और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ना चाहता है, सूचकों पर नज़र रखता है और MTV के बजाय CNBC को देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि वह भी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आके सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं यह मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ $3000 थे। जो वह सीख रहा है वह ज़िंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सामना करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो गया है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करने वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही है कि वह भी अमीर बनने की कोशिश ना करे। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है, परंतु इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिक सहन शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी आकर्षण और प्रलोभनों के कारण आज की दुनियादारी में यह आसान हो चला है कि पैसों को पूरा उड़ा दिया जाए। कमज़ोर मानसिक शक्ति के कारण वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी के आंकड़े का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, VCR या छुट्टियों के लिए नकद पैसा लिया। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $2,000 तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार से यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे के लिए कैसे काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं या पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता हूँ तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मुझे अपना खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसे अतिरिक्त पैसे जुटा सकूँ। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसान के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शराब के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा या आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगर आप पैसे से ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगे तो आप इसके लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे, या आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। नायकों की जरूरत, मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विल मेज, हैक कॉरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चों के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनके बैटिंग के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जानता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के सबसे सशक्त तरीके में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं, हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं।
आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलने देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जानी नहीं होते। वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स और क्लाइड्स होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है। और इसलिए जब ओजी सिम्पन्स की तरह का नायक बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालती कार्रवाई से ज़्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से संजोए थे और जिसकी पूजा करते हैं। अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैक्सन, ट्रेंट कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनके शॉट्स की नकल करता हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायकों में डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरेंस और जिम रॉजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह सीखता हूँ जिस तरह कि बचपन में बेसबॉल हीरोज़ के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूँ कि जब वॉरेन बफे निवेश करते हैं और बाजार के बारे में उनके नज़रिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पीटर लिंच की पुस्तक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉक चुनने में उनकी तकनीक को समझ सकूँ। और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसलिए पढ़ सकता ताकि यह जान सकूँ कि वे किस तरह के सौदे करते हैं। कि जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करने जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं था, उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ तो मैं कोई सौदा करता हूँ तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूँ। या जब मैं किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो